नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा बात कर लें, ये जो 5 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसको एक तरह से कहा जा रहा है कि मिनी जनरल इलेक्शन है, वो किसके लिए कितना अहम है। पार्टी के रूप में, लीडर के रूप में, हर एक के लिए एक कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात शुरू कर लें हम लोग बीजेपी से, क्योंकि वही सत्ताधारी पार्टी है, उसके स्टेक्स ज़्यादा हैं। क्योंकि 2014-2019 में जिस तरह से थंपिंग मेजॉरिटी से उत्तर प्रदेश से जीत हासिल की थी एमपी इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, उसके बाद 2017 में तो 303 सीटें अकेले जीत के, मतलब वो भी एक वो था 322 सीटें अपने शायद सहयोगियों के साथ जीते थे, मतलब 325 सीटें 403 में, बड़ी उपलब्धि थी। अब इस बार इस इलेक्शन में ऐसा क्या होने जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन है, मिनी जनरल इलेक्शन है, इत्यादि इत्यादि। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आपसे एक बार फिर आग्रह, मेरे जो चैनल अपना है thepublic.india, इसको थोड़ा सब्सक्राइब करिए। आपको अगर ये लगता है कि ये चैनल आपको ठीक खबर देता है, न्यूज़ के एनालिसिस ठीक करता है, तो इसकी मेंबरशिप ले लीजिए। मेंबरशिप लेने से हर महीने आपको एक थोड़ी पैसे का कमिटमेंट करना होगा, वो आप देख लीजिए। अलग अलग 3-4 कैटेगरीज हैं। या अगर आप एक बार मदद करना चाहते हैं आर्थिक, तो उसका भी ऑप्शन है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं अब आ जा रहा हूँ सीधे सीधे बीजेपी के लिए ये क्या अर्थ रखता है। मेरे हिसाब से 5 राज्यों में इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। ये डिसाइड कर देगा 2024 का जनरल इलेक्शन। क्योंकि सिर्फ याद दिला दूं, 2014 में 72 सीट, 2019 में शायद 63 सीट। उत्तर प्रदेश ने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, झोली भर के मोदी जी को समर्थन दिया था। अगर ये 2014 इलेक्शन, अगर मैं बड़ा अगर बोल रहा हूँ, अगर बीजेपी के सीटें तो कम होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर इतनी सीटें कम हो जाती हैं कि उसको या तो सरकार ना बना पाए, और अगर सरकार बनाए भी तो दूसरी पार्टी की मदद लेनी पड़े, तो वो एक 2024 के लिए बड़ा धक्का होगा, जो मुझे लगता है। और एक चीज़, लेकिन रिजल्ट जो भी आए, बीजेपी जीते, बीजेपी ज़्यादा वोट से जीते, कम वोट से जीते, कम सीटें आए, जो भी आए, एक चीज़ 2022 में और मेरे हिसाब से डिसाइड होने जा रही है, जो एक क्वेश्चन है कि आफ्टर मोदी हु। ये मान के देखिए, इसमें 2 कंडीशन मानी जा रही हैं कि बीजेपी 2022 के बाद 2024 का इलेक्शन भी जीत रही है, मोदी जी का एक उत्तराधिकारी बोलिए, हालांकि लोकतंत्र में उत्तराधिकारी नहीं होता है, लेकिन ये शब्द यूज़ किए जाने लगे हैं, उनके बाद कौन। तो उस प्रश्न पे योगी और अमित शाह जी के बीच का जो चॉइस है वो बहुत क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये डिसाइड करने जा रहा है कि पोस्टर बॉय ऑफ हिंदुत्व बीजेपी, जो मोदी जी के बाद शायद वोट को अपने पक्ष में करने की सबसे ज़्यादा ताकत रखते हैं, योगी जी, या अमित शाह, जो वोट को मैनेज करने की, या वोट जब पड़ जाए उसके बाद भी जो मैनेजमेंट में कुशल हैं, वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं इन सब के लिए। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2 और लोगों का भविष्य बहुत कुछ डिसाइड होगा। एक उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी है। केशव प्रसाद मौर्य जी को जो 2017 में, जिसको कहते हैं ना, उनकी मतलब खाना लग के तैयार था, थाली सजी हुई थी, उनको ऐसा लगता है उनके सामने से खींच ली गई, क्योंकि 2017 में वो अध्यक्ष थे। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मेहनत की थी, और जनरली परंपरा ये रहती है जो अध्यक्ष की मेहनत को ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन वो डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप से ही उन्हें संतोष करना पड़ा था। इस बार वो बीच में कुछ स्टेटमेंट देते रहते थे, लेकिन उनको चुप कराया गया है। तो केशव प्रसाद मौर्य जी की भी मैं स्थिति बता दूं, अगर अमित शाह साहब का पलड़ा भारी हो जाता है तो केशव प्रसाद मौर्य जी भी ताकतवर हो जाएंगे। अगर योगी जी का पलड़ा भारी होता है तो केशव प्रसाद मौर्य जी की ताकत में कमी ज़रूर आएगी। दूसरे एक सज्जन हैं जिनके बारे में मुझे बार बार ये लगता है कि उनके साथ थोड़ा अन्याय हुआ, वो है अरविंद शर्मा जी, जिनको जो एमएसएमई के सेंटर में सेक्रेटरी थे, बड़ा अनुभव था, 20 साल से ज़्यादा मोदी जी के साथ काम किए थे, मतलब उनकी डिलीवरी एक्सीलेंट डिलीवरी, गो गेटर वाली रेपुटेशन। और जब उत्तर प्रदेश में ऐसा लगा कि ये एमएसएमईज और ये सब ग्राउंड पे कुछ नहीं कर रही हैं, आप कागज़ से कुछ भी बोलते रहें,
तो शायद उसके तहत उनको वहाँ से भेजा गया कि भाई वहाँ जाओ, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करो, एमएसएमईज़ को पे लगाम लगाओ, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट वाली बात को ठीक हो, बेरोजगारी कम हो। लेकिन कहीं पे वो जैसे मामला गड़बड़ा गया। वो जब उत्तर प्रदेश आए तो जिस ढंग से वो भेजे गए, ऐसा लगा कि वो योगी जी के ऑल्टरनेटिव के तौर पे आ रहे हैं। योगी जी ने उस वाले मामले में बहुत दिनों बाद जिसको कहते हैं अपने को असर्ट किया, और वो जब असर्ट किया उसके बाद मोदी जी को पीछे हटना पड़ा। मोदी जी अब उसके लिए बहुत इंसिस्ट नहीं किए। 17 में से एक वाइस प्रेसिडेंट बन के अरविंद शर्मा जी भी हो रहे हैं। तो ये 2022 का इलेक्शन भी बहुत डिसाइड कर देगा कि उसके बाद इनकी कोई यूटिलिटी है या ठीक है, रिटायरमेंट का एक मामला चल ही रहा है। अब नेक्स्ट पार्टी आ रही है जो मेरे हिसाब से राष्ट्रीय पार्टी, इसलिए इसका नाम पहले ले रहा हूं, वो है कांग्रेस। कांग्रेस 2022 के बाद ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस प्रेजेंट फॉर्म में यूनाइटेड और होगी या कांग्रेस डिवाइड हो जाएगी, कांग्रेस में विघटन और हो जाएगा। वो G23 का एक ग्रुप ऑफ लीडर्स है जो इस समय शांत है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, जो कहता है कि कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ वो होना चाहिए। उसके बाद भी कहीं ना कहीं 2022 के बाद ये तय हो जाएगा कि अब इसमें क्या होने जा रहा है। क्योंकि इधर जरा ये जो लास्ट इलेक्शन हुआ अभी 2021 में विधानसभा का, उस पर कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी। ख़राब इसलिए केरल में वो हारे, असम में हारे, वेस्ट बंगाल की तो खैर बात ही करना बेकार है। तो वो कहीं पे भी अपना ग्राउंड नहीं कर पाए। जबकि केरल में तो राहुल गांधी खुद एमपी हो गए थे, बहुत समय लगाया था, प्री पोल ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। जो बड़ी चीज़ कांग्रेस के लिए होने जा रही है इस इलेक्शन में डिसाइड, कि वो यूपीए जो भी यूपीए का फॉर्म है, या विपक्ष का मेन इंजन यूपीए रहेगा या उसमें चेंज आएगा। क्योंकि इस समय जो विपक्ष की भूमिका है उसको यूपीए कहीं ना कहीं जोर देता है। भाई जैसे अभी शिवसेना, एनसीपी, डीएमके, ये सब लोग बिल्कुल इनके पीछे खड़े हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी, सपा, मैं बसपा को तो न्यूट्रल मानता हूँ, बसपा को नहीं, सपा और आरजेडी अभी अपना स्टैंड उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि वो यूपीए के साथ हैं कि नहीं है। और उधर ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस लेड विपक्ष में बहुत उनका ऐसा लगता है कि इस समय उनको लगता है कि नहीं, चेंज ऑफ लीडरशिप की ज़रूरत है। तो ये इलेक्शन वो भी डिसाइड कर देगा डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस अगर गोवा भी हार जाती है, जीत जाती है, उस पर असर पड़ेगा। उत्तराखंड में हार जाती है, जीत जाती है, उस पर असर पड़ेगा। पंजाब हार जाती है, जीत जाती है, उस पर असर पड़ेगा। और मणिपुर। अब एक दो मैं और लीडर्स की बात कर लूँ। कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव अगस्त सितंबर 2022 में होना है। 2022 का चुनाव का रिजल्ट उस पर भी असर डालेगा। क्योंकि अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो जो मेरी एनालिसिस है, जो मेरी रीडिंग है, राहुल गांधी वापस अध्यक्ष बन के आ रहे हैं। लेकिन अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है तब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी क्या निर्णय लेते हैं। 2-3 लीडर्स की बात कर लें कि उनका क्या होगा इसके बाद। उत्तर प्रदेश, प्रियंका गांधी, यहाँ के परफॉर्मेंस में सीट से ज़्यादा वोट शेयर की बात अब होने लगी है। क्योंकि कांग्रेस जो 6-7% पे स्ट्रगल कर रही है, वो क्या डबल डिजिट में आ पाएगी? वोट शेयर की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि प्रियंका गांधी अगर उसको डबल डिजिट में ले आके और कुछ कर लेती हैं तो मेरे ख्याल में वो एक बड़ा अचीवमेंट होगा। दूसरा, चन्नी जी का भी इस बार फ्यूचर डिसाइड होने जा रहा है। डिसाइड इसलिए कि अगर चन्नी जी इस समय अगर पंजाब में कोई इलेक्शन जीत रहा है तो उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर चन्नी जी होंगे। तो चन्नी जी एक बार अगर कांग्रेस पंजाब में जीतती है तो चन्नी जी मतलब विदाउट क्वेश्चन, विदाउट एनी कंटेस्ट, पंजाब के सबसे बड़े कांग्रेस लीडर के रूप में इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तीसरा, हरीश रावत जी की मैं बात कर रहा हूँ। हरीश रावत जी ने 2 बार बहुत मेहनत से कांग्रेस की सरकार बनवाई, लेकिन दोनों बार मेहनत वो किए सरकार बनाते समय, कभी एनडी तिवारी जी की याद आ गई, कभी विजय बहुगुणा की याद आ गई। इस बार शुरू से ये मोरलेस तय है कि जो फेस हैं वो हरीश रावत के फेस पे लड़ा जा रहा है इलेक्शन। और हरीश रावत के लिए भी अब जिस एज के जिस मुकाम पे हैं, ये शायद उनका एक्टिव पॉलिटिक्स का, जहाँ पे वो लीड कर रहे हैं एज अ इंजन, शायद आखिरी चुनाव होगा। मैं अब बात कुछ और लीडर्स की कर लूँ यूपी के रेफरेंस में, जिनके यूपी और बाकी स्टेट की भी बात कर लें, जिनके लिए ये चुनाव बहुत कुछ डिसाइड करने जा रहा है। सबसे पहले बात अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी
जिस तरह से इस समय बीजेपी के विपक्ष के धुरी बन के उभरे हैं उत्तर प्रदेश में, अगर वो उसको छोटे दलों के साथ वो कुछ कर रहे हैं, गठबंधन भी कर रहे हैं, अगर वो अपना एक्सपेरिमेंट सफल कर ले जाते हैं या एक डिसेंट 150 के ऊपर सीट ले आते हैं या 150 के आसपास, तो अखिलेश यादव का कद बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर वो 100 के अंदर रह जाते हैं या इस तरह से कुछ उनकी सीटें रह जाती हैं, तो अखिलेश यादव की वो हैसियत नहीं हो पाएगी। दूसरी मायावती जी हैं। मायावती जी इस समय जिस तरह से सर्वे में कम से कम दिखाई दे रहा है, बातचीत में दिखाई दे रहा है कि मायावती जी के वोट भाग रहे हैं, वो 2022 के इलेक्शन के बाद फिर एक बार डिसाइड हो जाएगा कि अब मायावती जी कोई इतिहास का हिस्सा हो गई हैं या वो उनकी रेलेवेंस अभी भी है। तीसरा एक व्यक्ति के लिए और वो ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है सुखबीर सिंह बादल। अकाली दल थोड़ा हैंडीकैप के साथ लड़ रहा है क्योंकि बीजेपी के साथ उसने किया था, उसका प्राइस उसको पे करना पड़ रहा है। लेकिन अगर एक रिस्पेक्टेबल एमएलएज वो नहीं ला पाए पंजाब में, तो मेरे ख्याल में सुखबीर सिंह बादल साहब के लिए भी मोर और लेस इट इज़ एंड ऑफ द रोड। मैं इश्यूज़ की भी ज़रा बात कर लूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस इलेक्शन में 2-3 चीज़ें और होने जा रही हैं जो मुझे लगता है। पहली चीज़, बीजेपी किसी भी तरह से वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लगी हुई है, चाहे वो मंदिर के नाम पे, चाहे वो धर्म के नाम पे, या वो कुछ ना कुछ कब्रिस्तान शमशान के नाम पे, या अभी भी वो जब कर सेवक थे तो उनके ऊपर मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, ये सब याद दिलवाना, अब्बा जान, ये सब कर करके लाल टोपी और मालूम नहीं कहाँ की बातें करके किसी न किसी तरह से वो इसको हिंदू मुस्लिम रंग देना चाह रही है। मैंने पिछले चुनाव में जो मेरा अनुभव रहा है एज एन ऑब्जर्वर, इस बार लोग हिंदू मुस्लिम वाले मामले में उतना नहीं पोलराइज हो रहे हैं। जैसे पहले तो तुरंत पोलराइज होते थे। जिस समाज में मैं रहता था, हिंदुओं को लगता था नहीं हमारे साथ जाति हो रही है और मुसलमानों को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बार नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो वो भी एक इशू है कि क्या इस इशू पे ये कार्ड इतना पुराना हो गया है, ये रिकॉर्ड इतना घिस चुका है कि अब ये चलने की स्थिति में ही नहीं है। दूसरी तरफ ये देखना है कि क्या मुख्य मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई भी रहेगा, क्योंकि वो एक इशू है। बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा इशू इस समय हो गया है। अब उसी से रिलेटेड इशू आप चाहे कोरोना का काल की बात कर लीजिए, किसान आंदोलन कर लीजिए, लेकिन मुख्य इशू बेरोजगारी और महंगाई है। लोग उससे त्राही कर रहे हैं। तो क्या ज़्यादा कुछ ना कर सके, हो सकता है आने वाली सरकार इतना कुछ भी ना करे, लेकिन एक गुस्से का इजहार होता है, एक मैनिफेस्टेशन ऑफ आपके अगेंस्ट में आप जो कर रहे हैं उसको मैं ठीक नहीं समझता हूँ। इसको मैनिफेस्ट करने के लिए भी एक बात हो सकती है कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे भाजपा सरकार को हार का मुंह देखना पड़े, कम से कम उत्तर प्रदेश में। तीसरा है बात भ्रष्टाचार और गवर्नेंस। भ्रष्टाचार को मोर और लेस अब हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है अपने समाज में कि भाई नेता हैं तो पैसा कहाँ से आएगा। ये जनरली लोग कहते हैं भाई नेता है पैसा कहाँ से आएगा, थोड़ा बहुत तो ठीक है ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, इत्यादि इत्यादि। ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कुछ पैसा दे दिया, अरे ठीक है। नगर पालिका में जा रहे हैं या पुलिस स्टेशन जा रहे हैं या रेवेन्यू के दफ्तर में जा रहे हैं तो कुछ पैसा दे दिया, क्या हुआ। जब जज साहब के नीचे बैठ के उनका पेशकार और उनके कोर्ट क्लार्क वहीं कोर्ट के मतलब जज के साहब के नीचे कुर्सी के वहीं बैठ के अगर पैसा ले रहे हैं तो फिर मतलब भ्रष्टाचार तो इज मोर और लेस वी हैव एक्सेप्टेड इट। गवर्नेंस का मामला भी एक है, आप गवर्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भी देखने वाली बात है। केवल इवेंट मैनेजमेंट करके, केवल बातचीत करके वो थोड़ा जो लग रहा है मुझे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब इवेंट मैनेजमेंट भी इतना ज़्यादा होने लगा है कि लोगों को कभी कभी लग रहा है कि भाई इतना ज़्यादा की क्या ज़रूरत है। तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो चुनाव हैं विधानसभा के, ये एक निर्णायक केवल 2024 के लिए नहीं है, बहुत से नेताओं की मतलब डिसाइड हो जाएगा कि उनका फ्यूचर क्या है। और ख़ास करके बीजेपी के कुछ नेताओं के अलावा कांग्रेस का भी एक फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा कि कांग्रेस की विपक्ष में लीडर की भूमिका रहेगी कि अब उसको भी किसी और की लीडरशिप के पीछे छुपना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।